हेलो एवरीवन। ये वीडियो कंटिन्यूएशन है जो हमारा पिछला वीडियो था, जो कि हमने 19 चार्टर एक्ट ऑफ 1853 तक पढ़ लिया था। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बाद होता है रिवोल्ट ऑफ 1857। ये पूरे के पूरे ब्रिटिश सत्ता को हिला के रख देता है। इसीलिए ब्रिटिशर्स कुछ प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने की तैयारी या फिर कोशिश करते हैं, पावर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। इसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। अब जो रहेगा ब्रिटिश हुकूमत रहेगी। अब आते हैं उनके बाद 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स ने एक्ट ऑफ 1858 पास किया और इस एक्ट को बोला एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, जिसमें कोई गुड गवर्नेंस नाम की चीज़ थी नहीं, क्योंकि ये ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे जो वो लोग लाना चाहते थे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म को ठीक करने के लिए, रादर देन कि कोई गुड गवर्नेंस करने के लिए। अच्छा, तो गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि आपका जो एग्जीक्यूटिव है वो अकाउंटेबल हो, वो आंसरेबल हो, है ना, और वो रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, इसके तहत इन्होंने जो गवर्नर ऑफ इंडिया चल रहा था ना, उसको अब से बोलने लगे वाइस रॉय। ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही है, बस इसका नामकरण करा गया है वाइस रॉय। वाइस रॉय मतलब क्राउन का नुमाइंदा। और कैनिंग बना पहला वाइस रॉय। और जो ऑर्गेनाइजेशन चलती आ रही थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनको अब हटाया गया, क्योंकि पावर अगर आप दो हाथों में देंगे तो दैट इज नॉट जस्टिफाइड फॉर अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन लाइक ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, है ना। तो जो पावर है वो एक हाथों पे वेस्ट की गई, एंड दैट वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स। ये इंडियन अफेयर्स मैंने लिखा नहीं है, और जो जो क्लास में नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि नोट्स बनाइए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया, और इन साहब को 15 मेंबर की काउंसिल दी गई। ठीक है, अब इस एक्ट से इंडिया जो है वो ऑफिशियली ब्रिटिशर्स का कॉलोनी बन गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अब ब्रिटिशर्स किसी को भी सू कर सकता है, अपने कानून लागू करवा सकता है। थ्रू हुम? थ्रू वाइस रॉय। वाइस रॉय के ऊपर कौन बैठा है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास कितने बंदे हैं? 15 बंदे। याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है, इसमें एक और इनके दिमाग में खुराफाती खेला कि क्यों ना हम ऊपर वाली जो लॉबी है ना, उनको खुश करके रखते हैं। अगर वो खुश, तो मासेस तो अपने आप खुश रहेंगे, क्योंकि मासेस जो ऊपर वाली लॉबी है उन्हीं की तो सुन रहे हैं, क्योंकि वही लोग इंटेलेक्चुअल है उस टाइम के, सो कॉल्ड। तो उन्हें अपीज करने के लिए, है ना, उनको पद दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट जो एक्ट आएंगे ना, उसमें पद दिए जाएंगे। ठीक है, अब कैनिंग भाई साहब वाइसरॉय थे,
उन्होंने बोला कि कुछ लेजिस्लेटिव काउंसिल को बढ़ाते हैं भाई, कुछ अच्छा करते हैं इसको, और 2-4 इंडियंस भी लाते हैं उसमें, ताकि इंडियंस को ये ना लगे कि भाई हम रूल भी कर रहे हैं और हमारे बंदे भी नहीं हैं। इंडियंस को लाया गया, बट एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर। याद रखिए, एज नॉन ऑफिशियल मेंबर, ठीक है। नॉन ऑफिशियल का मतलब है उनके पास बेसिकली कुछ पावर नहीं है, आना है, बैठना है, चाय समोसा खाना है, घर जाना है, ठीक है। अब पढ़ते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। 3 काउंसिल एक्ट आएंगे, 1861, 1892, 1901, ठीक है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई। जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसका साइज बढ़ाया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल कब इंट्रोड्यूस हुई थी? चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के तहत, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल को बढ़ाया गया, इसमें इंडियंस को बुलाया गया इन लॉ मेकिंग, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 इंडियंस उस टाइम पे नॉमिनेट हुए, नॉट इलेक्टेड, हाँ, नॉमिनेट हुए। राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, ये लोग नॉमिनेट हुए, ठीक है। इस एक्ट को फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन कहा गया। क्यों? क्योंकि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के सारे पावर छीन लिए गए थे। अगर आपने पुराने एक्ट रिवाइज किए होंगे तो आपको पता होगा फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन कौन सा था? चार्टर एक्ट ऑफ 1833, याद रखिए। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली को बैन कर दिया गया था, अबैंडन कर दिया गया था। फिर से प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली को रीएस्टैब्लिश किया गया और इस बार प्रोविंसेस बढ़ाए गए। पहले मद्रास और बॉम्बे था, बंगाल था, अब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, लिख लीजिए फुल फॉर्म, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, और पंजाब को ऐड किया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम को ऐड किया गया। अब पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब समझ रहे हो आप कि एक पोर्टफोलियो समझिए। पहले तो सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सीईओ है, फिर एचआर मैनेजर है। इन्हीं में से एचआर मैनेजर को एक कमेटी का मेंबर बना दिया कि वेलफेयर कमेटी, लोगों का वेलफेयर देखना है। अब पोर्टफोलियो से होगा क्या? एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, आंसरेबिलिटी बढ़ेगी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। ओहो, ये तो गुड गवर्नेंस के सिंबल लग रहे हैं। दैट इज वाई गुड गवर्नेंस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ये ऑन पेपर ये लोग गुड गवर्नेंस दिखा के लूट रहे थे हमको। नथिंग कॉल गुड गवर्नेंस एग्जिस्टेड ऑन द रेन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। ऑर्डिनेंस पावर वाइसरॉय को मिली, ये अभी प्रेसिडेंट के पास है ऑर्डिनेंस पावर, एंड दैट इज वेस्टेड टू द प्रेसिडेंट वाया आर्टिकल 123 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हो गया हमारा काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अब आगे बढ़ते हैं। 1855 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की एस्टैब्लिशमेंट हुई। जिन बच्चों ने हिस्ट्री पढ़ा है वो कमेंट करके बताइए इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने एस्टैब्लिश किया था, है ना।
और इसमें भाई उस टाइम के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स थे जो कि बहुत पैसे वाले लोग थे, दोज हु कैन अफोर्ड एजुकेशन बेसिकली, है ना। इनके कुछ डिमांड आए एंड द डिमांड्स वर इलेक्शन एंड फाइनेंशियल डिस्कशन। भाई हमसे पैसा ले रहे हो तो हमको डिस्कस करने का भी अधिकार दो, ये उनकी डिमांड थी। अब देखते हैं काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 उसको फुलफिल कर पाता है कि नहीं, है ना। अब पहले हमने देखा कि कुछ इंडियन नॉमिनेट हुए, इस बार नॉमिनेशन का दायरा बढ़ाया गया। अब वाइस रॉय भी नॉमिनेट कर सकता है, यूनिवर्सिटीज, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड अदर लोकल बॉडीज। ये लोग नॉमिनेट करके अपना नुमाइंदा भेज सकते थे। और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसका साइज भी बढ़ा दिया गया फ्रॉम 10 to 16 मेंबर्स। पहले कितने थे? 6 से 12 मेंबर्स थे, अब 10 से 16 हो गए हैं। ठीक है, अब इनको कुछ अधिकार दिए गए, डिस्कस बजट डिस्कस कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं कर सकते। एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन किया, एग्जीक्यूटिव ने जवाब दिया, उसके बाद आप कोई दूसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। ठीक है, अब इलेक्शन का डिमांड आया, भाई इनको थोड़ा सा दे देते हैं, ब्रिटिशर्स ने सोचा, तो उस हिसाब से इंडियंस को थोड़ा सा मिला। पार्शियल काइंड ऑफ इलेक्शन की कुछ कुछ बॉडीज आई है, नॉमिनेट किया है एक बंदे को, तो पार्शियल इलेक्शन। फाइनेंशियल डिस्कशन, बजट डिस्कशन करने का परमिशन दे दिया, लेकिन पूरा नहीं दिया क्योंकि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते, है ना। अगर आपने पूछा सपोज कि 10,000 रुपये कहाँ खर्चा हुए, जवाब दो एग्जीक्यूटिव साहब, तो एग्जीक्यूटिव साहब ने दिया कि चाय समोसा खाने में ख़त्म 10,000 रुपये, तो उसके बाद ये बंदा ये नहीं पूछ सकता कि कितने चाय और कितने समोसे, नहीं पूछ सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्ट आएगा काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, बट इसके बीच में कुछ कुछ काम हुए। इस पीरियड में एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो डिमांड्स थे वो फुलफिल नहीं हुए। मांगा था खीर, दे दिया दूध, चावल दिया ही नहीं, है ना। बंगाल का पार्टीशन हुआ, है ना। शिमला डेलीगेशन हुआ ऑफ मुस्लिम लीग, उस टाइम पे आगा खान की लीडरशिप में गए थे ये लोग शिमला में ठंडियाँ मनाने, है ना। और वहाँ से भाई साहब को मना के आ गए कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, और ये चीज़ आपको इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में मिलेगा। देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में क्या क्या होता है। ठीक है, पहला तो जो शिमला में गए थे छुट्टियां मनाने, वहाँ से सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आए मुस्लिम्स के लिए। जहाँ पे भी मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वहाँ पे मुस्लिम बंदा ही खड़ा होगा, मुस्लिम लोग ही वोट देंगे, एज सिंपल एज दैट। सेपरेट इलेक्टोरेट अलग कर दिया, देख रहे हो। यहां से बीज बोया गया सेपरेशन का, कम्युनल क्लैशेस का। हमारे जहन में डाला गया कि नो हिंदू मुस्लिम भाई भाई, एवरीवन इज डिफरेंट। ये ब्रिटिशर्स का ही काम था। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का दायरा फिर से बढ़ाया गया, 60 मेंबर आ गए अब, है ना। और पहले जो नॉमिनेशन थी, नॉमिनेशन का दायरा बढ़ाया गया था, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन नाम की कोई चीज़ बोली नहीं गई थी।
बट इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन वर्ड यूज किया गया था। ठीक है। अब वाइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, आज तक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज तक कोई इंडियंस नहीं आया था उसमें। बट फॉर द फर्स्ट टाइम एसपी सिन्हा, इनको नॉमिनेट किया गया एज गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का लॉ मेंबर। ठीक है। अब जो फाइनेंशियल डिस्कशन के लिए था कि अब वो लोग बजट डिस्कस कर सकते हैं। कौन लोग? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स, जो कि नॉन ऑफिशियल थे। रेजोल्यूशन मूव कर सकते हैं, डिस्कस मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, एंड ऑल्सो आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, जो कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, उनको नहीं मिला था। एंड चलिए थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं सेंटर और प्रोविंसेस में क्या क्या जो चेंजेस आए। पहला तो ऑफिशियल मेजॉरिटी रिटेन की गई सेंटर में, और प्रोविंसेस में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी आ गई। मतलब प्रोविंसेस बेसिकली लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, बट अल्टीमेट होल्ड जो है अभी भी सेंटर के पास है। प्रोविंसेस वेर अंडर द डेलीगेशन ऑफ सेंटर। वर्ड को समझिए, डेलीगेशन। सेंटर डेलीगेट कर रहा है पावर टू द प्रोविंसेस। ठीक है। प्रोविंसेस आर एग्जिस्टिंग बिकॉज सेंटर इज गिविंग देम पावर। नो फेडरल सिस्टम इज इन एग्जिस्टेंस टिल नाउ। ठीक है। एलिमेंट ऑफ इलेक्शन आया, बट यहां पे ऑफिशियली नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का इलेक्शन हुआ। ओह देखिए, ऑफिशियली नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का। काउंसिल का साइज यहां पे भी बढ़ा, यहां पे भी बढ़ा, 60 हो गए थे, है ना। अब यहां पे भी रेजोल्यूशन मूव कर सकते हैं, यहां पे भी रेजोल्यूशन मूव कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का क्लास। इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, क्योंकि इसके बाद के जो एक्ट हैं 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935, ये थोड़े से बड़े एक्ट हैं। इनको डिस्कस करने के लिए अपने आप में एक लेक्चर चाहिए। तो आज का लेक्चर यहीं पे समापन करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, फॉर बियरिंग मी। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, घंटी को ठोको। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।